हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी PCS का पेपर करेंगे। 2019 का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। और ये अदर स्टेट में भी काम आएंगे, क्योंकि PCS का या फिर IAS का जो पेपर होता है वो काफ़ी रिपीट हुई होता रहता है और आसपास से भी कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक्सप्लेनेशन से भी कुछ क्वेश्चन बनते रहेंगे और जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल जो होगा, या फिर इंटर लेवल, या फिर बिहार दरोगा, या फिर यूपी में जो SI के पेपर होंगे, या फिर उत्तराखंड में भी, या फिर राजस्थान में भी जो भी सामान्य अध्ययन से जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2019 का यूपी का PCS का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो 1976 में किया गया था, 1976 में। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो 1976 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था, जबकि भारत में आधुनिक काल के प्रथम प्रमुख समाजवादी महात्मा गांधी थे, परंतु उनके समाजवाद की परिभाषा विशेष प्रकार की थी। गांधी जी के विचारों पर कई धर्मों एवं कई दार्शनिकों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। गांधी जी नियोजित विकास में औद्योगिकरण के विरोधी थे, क्योंकि वे उसको आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, शोषण आदि का कारण मानते थे। उनका मानना था कि ऐसे नियोजित विकास से भेदभाव व ऊंच नीच का स्तर विस्तृत रूप में बढ़ेगा। इससे गरीब और गरीब एवं अमीर और अमीर होता जाएगा। साथ में ये समाज में कभी समानता नहीं आ पाएगी तथा समाज में राजनीतिक तानाशाही स्थापित हो जाएगी। इसलिए गांधी जी जो थे नियोजित विकास का विरोध करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो ये सही है कि अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, यह सही है। और संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ये भी सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को। तो ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। तो बी आंसर हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये तो सही है कि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, सही है। और अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत है। तो पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा कि सुमेलित पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। कई बार आसान क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाता है,
हम देख लेते हैं कि मतलब सुमेलित है पूछ लिया और नहीं पूछा है, ध्यान नहीं दिए तो फिर क्वेश्चन आसान भी गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का, सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ये चौथी अनुसूची में है, ठीक है, चौथी अनुसूची में है, ध्यान रखेंगे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और दल बदल विरोधी, तो ये 10वीं अनुसूची में, ये भी सही है। ए, बी और डी सही है, लेकिन सी सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है सी, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची का विषय है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 29 विषय, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां में 29 विषय हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। 29 विषय हैं इसमें, और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ये 11वीं अनुसूची को, इसमें पंचायत है, ठीक है, पंचायत से संबंधित प्रावधान, इसमें 29 विषय हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है, ये सारे पीछे जाते हैं, डिटेल्स ध्यान रखेंगे। और इसमें संबंधित अनुच्छेद, इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो 243 जी है, 243 6 या 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह 1977 में अस्तित्व में आया प्रधानमंत्री कार्यालय, सही है, 1977 में अस्तित्व में आया था। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ये गलत है, कैबिनेट सचिव नहीं होता है। केवल एक आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर होगा। प्रधानमंत्री सचिवालय वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल कार्मिक के सचिव की जगह अस्तित्व में आया। जून 1977 तक इस कार्यालय का नाम प्रधानमंत्री सचिवालय ही था, परंतु 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कर दिया गया। इस कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख प्रधान सचिव होता है, ठीक है। राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री पीएमओ का, और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है प्रधान सचिव होता है, कैबिनेट सचिव नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 6ठी अनुसूची का प्रावधान कहाँ कहाँ लागू होता है? तो AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है, 4 राज्यों में, A, M, T और M में, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो यहाँ त्रिपुरा है, ठीक है, तो त्रिपुरा में ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, 4 राज्यों में लागू होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ त्रिपुरा है, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। इनका संबंध संविधान के अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1) से है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में टू हैव द बॉडी ऑफ होता है। और परमादेश वी कमांड, ये भी सही है। और प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया। अधिकार परीक्षा बाय व्हाट ऑथोरिटी, अधिकार परीक्षा में क्या होता है? बाय व्हाट ऑथोरिटी, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी सुमेलित नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय
किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रिट कौन कौन? तो उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार को संरक्षण के लिए। देखिए कौन कौन सा रिट है और इसका क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। ठीक है, और परमादेश वी कमांड होता है, इसका मतलब परमादेश का मतलब वी कमांड। यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है, यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु वह बाध्य है और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया हो। अगर कोई मतलब कि सरकारी अधिकारी या कोई इसके माध्यम से न्यायालय अधिकारी सरकारी अधिकारी को मतलब कि आदेश देता है, अगर मतलब कि उसके अधीन कोई कार्य है और वो नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दे करके करवाता है। ठीक है, न्यायालय, ध्यान रखेंगे इसको। और प्रतिषेध टू फॉरबिड, प्रतिषेध का मतलब होता है टू फॉरबिड, यह किसी भी न्यायालय या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। प्रतिषेध या टू फॉरबिड यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। ठीक है, कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था है, अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करता है तो उसको रोक लगाता है न्यायालय। ठीक है, ये प्रतिषेध और टू फॉरबिड इसके माध्यम से। ठीक है, प्रतिषेध मतलब टू फॉरबिड के मतलब से माध्यम से। और ये उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब टू बी सर्टिफाइड, उत्प्रेषण टू बी सर्टिफाइड, यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकार का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ठीक है, किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, कोई अधिकार का उल्लंघन कर रहा है अगर अधीनस्थ न्यायालय, तो उसको रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है उत्प्रेषण टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, और अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा बाय व्हाट ऑथोरिटी ऑफ और वारंट, अधिकार परीक्षा इसका मतलब है बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट, ये अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, कोई अगर अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर व्यक्ति आसीन हो गया है तो उसके विरुद्ध जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, कई बार पूछ दिए जाते हैं, रिपीट काफ़ी होते हैं ये वाला रिट वाले क्वेश्चन। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 110 में परिभाषित किया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक पंजीकरण, ये नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो 21 दिन के अंदर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो 21 दिन के अंदर, भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं कहाँ कहाँ? तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाए जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और केवल मूल कर्तव्यों में, तो इसमें भी पाए जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी और मूल कर्तव्यों में भी। तो सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों में। मतलब कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो दोनों में, नीति निर्देशक तत्वों में भी और मूल कर्तव्यों में भी। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है पंचायत के संबंध में। तो 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, नहीं, 1/3 होता है ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया। और ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, तो ये गलत हो गया ये भी। और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो ये सही है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तीसरा सही है, 1 और 2 गलत हैं। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल तीसरा सही है। देखिए, उपर्युक्त में से केवल कथन 3 सही है। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों के 3 स्तरों की बात की गई है। ग्राम स्तर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित, मध्यवर्ती स्तर वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे ऊपर हो, और जिला स्तर किसी राज्य द्वारा घोषित जिले की पंचायत, अतः मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आरटीआई अधिनियम से संबंधित है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आरटीआई अधिनियम से संबंधित है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतर होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है किसने बोला था, तो केसी वेयर ने बोला था। डी आंसर हो जाएगा। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो केसी वेयर ने बोला था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 4 स्टेटमेंट दिया गया है और इसको काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ये तो ठीक है, सही है, मतलब कि किए थे। और उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ, इसके बाद लागू हुआ। और जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, तो इसके बाद ही किया था। और फिर जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, तो इसके बाद ही, तो 1 2 3 4 ये क्रम में ही है, तो सी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 क्रम में ही है, घटनाक्रम। देखिए, सी आंसर हो जाएगा। देखिए, कालक्रम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन से। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला किया, किंतु 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तथा अपनी रियासत सुरक्षित रखने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रियासत को भारत में शामिल कर लिया। मतलब कि 20 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, तो फिर महाराजा हरि सिंह ने बचाने के लिए 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर तो हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर के प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को 11 नवंबर 1957 को स्वीकार करने के साथ भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को अनुमोदित किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ। ठीक है, सबसे अंत में। अब लेकिन
जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल गई है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 यूटी बना दिया गया। 2 यूटी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पास अपना विधानसभा होगा, लेकिन अब लद्दाख के पास कोई अपना विधानसभा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति यही है। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर क्या है, तो यूनियन टेरिटरी हो गया है, संघ शासित प्रदेश हो गया है। ध्यान रखेंगे इसको। 370 जो था, जो स्पेशल स्टेटस उसको था जम्मू कश्मीर का, वो छीन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। तो केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, तो ये गलत है। अनन्य अधिकारिता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये सही है, कारण सही है। और केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। अनन्य अधिकारिता नहीं है, सीमित है। संविधान के अंतर्गत ही कोई भी अधिकार है किसी को भी। ठीक है, तो ए गलत, लेकिन आर सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन ए गलत किंतु आर सही है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है कब? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है, 24 अप्रैल को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 26 ठीक है 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 2010 में पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तभी से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है 43A के द्वारा। अनुच्छेद 43A के द्वारा श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद, ये डी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 43A के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 43A के द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल यह उपवन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया है। अतः डी सही है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको लेकर के न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को संविधान की विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप माना जाता है। प्रस्तावना के संबंध में बेरूबारी मामले 1960 में कहा गया कि यह संविधान का अंग नहीं है क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकती है। यह गैर
न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और कहा कि जब कोई अनुच्छेद या संविधान का क्षेत्र अस्पष्ट हो जाता है और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो उसके स्पष्टीकरण और व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, अगर संविधान में अनुच्छेदों में कोई अगर अस्पष्टता आता है तो प्रस्तावना से में जा करके और उसको स्पष्टता मिलता है। ठीक है, उससे स्पष्ट करने में, लेकिन प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं तो उसको लेकर के हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यही बोला जा रहा है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही होगा, बी आंसर होगा। और ये 1960 में जो बेरूबारी मामला था उसमें तो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन फिर 73वां जब केरल राज्य, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भाग मान लिया था प्रस्तावना को संविधान का। ये भी ध्यान रखेंगे कि कई बार पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में घनात्मक संबंध है, सही है। और SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, तो ये भी सही है। ठीक है, कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो और व्याख्या भी सही करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में घनात्मक संबंध है, सही है। और SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, तो ये भी सही है। ठीक है, और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है क्या क्या? तो स्वास्थ्य भी होता है, शिक्षा भी और जीवन स्तर भी, तो डी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सम्मिलित होगा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कैसे मापा जाता है? स्वास्थ्य भी इसमें शामिल होता है, शिक्षा भी और जीवन स्तर भी, तो डी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सम्मिलित नहीं करता है। क्या इसमें सम्मिलित नहीं करता? तो HIV परीक्षण नहीं सम्मिलित किया गया था। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मृत्यु का पंजीकरण ये तो सम्मिलित था, लेकिन HIV परीक्षण नहीं सम्मिलित था। ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में HIV परीक्षण नहीं था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन और कारण के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही है। और सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। सतत विकास क्या है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सतत विकास। ठीक है, और सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। ठीक है,
यही सतत विकास है। मतलब कि जो भावी पीढ़ी आने वाली हैं उसके लिए भी संसाधन, जो रिसोर्सेज हैं वो बचा रहे। ठीक है, यही मतलब है इसका। जैसे कोयले, ये जो भी रिसोर्सेज वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं तो भावी पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। ठीक है, और हम लोग का भी जीवन स्तर प्रभावित नहीं हो, हम लोग भी उसका उपयोग कर सकें। यही है मतलब सतत विकास का। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे पर्यावरण वगैरह है तो वो भी स्वच्छ रहे भावी पीढ़ी के लिए, इस तरह से हम लोग इसका उपयोग कर सकें। देखिए, सतत विकास एक प्रकार से समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था का संतुलित एकीकरण है। सतत विकास इस तरह से होता है कि इससे व्यापक संभावित क्षेत्रों, देशों और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुँचता है। अर्थात हमें निर्णय करते समय समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था पर उसके संभावित प्रभावों का विचार कर लेना चाहिए। साथ ही आर्थिक और औद्योगिक विकास इस तरह से होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई भी ऐसी क्षति न हो जिसकी भरपाई न किया जा सके। संक्षेप में, सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो ये है पहल। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है ये गिनीज बुक द्वारा? तो पहल माना गया था, बी आंसर हो जाएगा। मनरेगा, पहल, NSAP, उपयुक्त में से कोई नहीं तो पहल, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में पूछ रहा है क्या सही है? तो यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। तो सही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बोल रहा है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, ये भी सही है। और 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो लगान का विनियमन सही है, अवधि की सुरक्षा ये भी सही है, और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा ये भी सही है। तो डी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार उपायों के संदर्भ में इनमें से कौन सही है? तो लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में, ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है, सही है। और सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण है, सही है। और संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो सही उत्तर चुनना है तो चारों सही है, सी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3
चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है गरीबी रेखा से नीचे के लिए? तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम ये सम्मिलित है, अन्नपूर्णा भी सम्मिलित है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम सम्मिलित है, अन्नपूर्णा भी सम्मिलित है गरीबी रेखा के नीचे के लिए, लेकिन महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्नलिखित समितियों को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कौन सा कब आया था? नायक समिति कब आया? आबिद हुसैन समिति, एस कोहली समिति, कार्वे समिति। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। कब का है? कार्वे समिति 1955 का है, नायक समिति 1991 का है, आबिद हुसैन समिति 1995 का है और एस कोहली 2000 का है। ठीक है, तो कार्वे, उसके बाद नायक, उसके बाद आबिद, उसके बाद एस कोहली। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष, कौन सा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया वो देखना है। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ये कब लाया गया था? तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम तो ये लाया गया था 1976 में, 1976 में। और समन्वित बाल विकास योजना कब लाया गया? तो समन्वित बाल विकास योजना 1975 में लाया गया था, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम तो ये लाया गया था 1983 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम 2005 का है। तो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। देखिए, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम 1975 का है, समन्वित बाल विकास योजना 1975 का, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1975 का, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 का और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है। सही है। और पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो ये भी सही है। ये आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। सही है। और पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो निर्भरता, ठीक है, भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, इस वजह से। ठीक है, 60 से ऊपर वाले लोग या 65 से ऊपर वाले लोग और 15 साल से नीचे वाले लोग डिपेंडेंट होते हैं ना लोगों पे, और लेकिन जो 15 से 59 या 65 वर्ष तक के लोग जो होते हैं वो काम करने वाले लोग होते हैं। तो यही बोल रहा है कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? तो SDG 6 जो है ये सबके लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। SDG 6 ध्यान रखेंगे। SDG
जितने भी हैं गोल्स उसको ध्यान में रखेंगे, कर लेंगे, क्योंकि एक न एक पूछता ही है। ठीक है, पीसीएस यूपी में तो खास करके पूछता ही है एसडीजी गोल्स। ठीक है, जो है देख लीजिए। एसडीजी 6 क्या है, इसमें सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 6 सभी के लिए स्वच्छता और पानी की सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने से संबंधित है। और एसडीजी 7 क्या है, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, इसमें ऊर्जा है। और एसडीजी 8 में है सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना है। और 9 क्या है, एसडीजी 9 लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। एसडीजी 9 में समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, तो सामान्य स्थिति बेरोजगार कहा जाएगा। सामान्य स्थिति बेरोजगार। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, तो सामान्य स्थिति बेरोजगार कहा जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कंपनी एक्ट 2014 सीएसआर की अनिवार्यता बना दी गई। कॉर्पोरेट एक्ट 2014 ने सीएसआर को अनिवार्य बना दिया, तो ये गलत है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% सीएसआर गतिविधियों में व्यय करना होता है। 1% नहीं, 2% होता है ना, 2% होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों गलत, तो डी आंसर हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 सही है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए सीएसआर कब लाया गया। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में दोनों कथन असत्य है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संपादकों, निवेशकों, ऋण दाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, ठीक है 14 नहीं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन नियंत्रित किया जाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिन कंपनियों का निवल मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक हो तथा कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। अतः कथन 1 गलत है और इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है, जैसे शिक्षा का प्रसार, भूख, कुपोषण एवं गरीबी को कम करना, पर्यावरण संरक्षण आदि में। ठीक है, तो दोनों जो स्टेटमेंट था गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, तो मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो मॉरिस द्वारा विकसित किया गया है। ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और क्योंकि PYQ और इस तरह के जो भी वीडियो डाल रहा हूँ अदर स्टेट का या फिर जो सेक्शन वाइज भी डाला हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब सारे मतलब कि जो भी PCS का एग्ज़ाम देंगे या फिर अन्य जनरल कंपटीशन भी देंगे उसमें भी काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, क्योंकि IAS PCS का जो पेपर होता है उससे क्वेश्चन रिपीट भी काफ़ी होता रहता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जब आप कम से कम 8-9 हज़ार क्वेश्चन का सेट अगर तैयार कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और करने में आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए
थैंक यू दोस्तों।